हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो हम लोग प्लेटफॉर्म का साइंस का न्यूमेरिकल कर रहे थे, जिसमें जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के टोटल न्यूमेरिकल दिया गया है। 2150 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टोटल उसमें दिया गया है, तो उसी का हम लोग सोल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग 185 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं। 185 से आगे के हम लोग को क्वेश्चन को इसमें देखना है, ठीक। और ये आपका ग्रुप डी का एग्जाम आने तक हम लोग इसको सोचेंगे कि फिनिश कर दे। अब डेली अब इसमें भी जो है हम लोग अंतराल पे वीडियो डेली आपको मिलता रहेगा हमेशा, तो इसको सोचेंगे कि ग्रुप डी के एग्जाम आने तक पूरा जो है न्यूमेरिकल खत्म कर दे, ठीक। तो इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी आपके दोस्त और लोग बढ़ेंगे और भी हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा एक वीडियो में क्वेश्चन लाने का कोशिश करेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। 185 से आगे हम लोग शुरू करेंगे। अब आपका एनटीपीसी का जो 7th फेज का एग्जाम का डेट भी अनाउंस हो चुका है, तो वो जब एग्जाम खत्म होगा ना, तो उसके बाद तुरंत ग्रुप डी का जो है अनाउंस किया जाएगा। ग्रुप डी के भी डेट अनाउंस हो जाएंगे, इसीलिए आप लोग मेहनत करिए। और साइंस का क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा रहता है। न्यूमेरिकल से 2-3 हर सेट में 2-3 4-5 क्वेश्चन रहते ही हैं, यानी समझिए कि 3-4 रहते ही हैं। तो ये भी आपका 2-2 एक-एक क्वेश्चन मायने रखता है, तो इसलिए न्यूमेरिकल को भी अच्छा से सीख लीजिए और बन जाएगा आराम से। तो क्या जाता है, ठीक, 2 क्वेश्चन मायने रखता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे 186 से। इसका पीछे का अगर आप 185 तक का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। न्यूमेरिकल का प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेटफॉर्म न्यूमेरिकल का, और उसमें 8 वीडियो डला हुआ है। 8 वीडियो में टोटल 185 नंबर क्वेश्चन तक डला हुआ है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में 185 से आगे के क्वेश्चन को शुरू करेंगे। और अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा, ठीक। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए इसमें 186 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए। 186 क्या बोला हुआ है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है। बोला है हमें कि -200 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट होगा, यही हमें पूछा हुआ है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए ना एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक। देखिए ये जितने भी आपका जैसे C/100 सेल्सियस बटा 100 फ़ारेनहाइट 1-32/180 K-273/100 और R/80 इससे जो है ना सभी क्वेश्चन इससे आपका बन जाते हैं। चारों का जिसमें भी चेंज करना हो वो हो जाता है, ठीक। देखिए हमें बोला है कि -200 डिग्री सेल्सियस को हमें बदलना है फ़ारेनहाइट में। तो देखिए सेल्सियस फ़ारेनहाइट इन दोनों को ले लीजिए, तो इन दोनों का अगर 20 से कटाएंगे तो C/5 = F - 32/9 हो जाता है। अगर इन सबको कटा दीजिएगा 20 से ना, तो यहाँ 5 आता है, यहाँ 9 आता है। अब देखिए यहाँ रख दीजिए, सेल्सियस की जगह हम -200 सेल्सियस रखना है बटा 5 = F - 32/9 हो जाएगा। अब देखिए इसको कटा देते हैं, 5 चौके 20 यानी 40 मत में, अब 9 चौके 36 यानी -360 = F - 32 हो जाएगा। अब इधर आकर ये प्लस हो जाएगा, तो F = कितना हो जाएगा, इसी को इधर भेज देते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा ना, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो घटा दीजिए। 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा आपका, तो 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ 328 ये माइनस का 328 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है -328 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये वाला जो है फॉर्मूला है ना, इसको आप ध्यान में रखिएगा। C/100 = F - 32/180 बराबर K-273/100 बराबर R/80। इसको एकदम रट जाइएगा, क्योंकि आपका चेंज करने के लिए देता है तो इन्हीं चारों में देता है, और इन्हीं चारों का हम चेंज कर लेंगे आराम से। ये फॉर्मूला याद रहा, तो इन दोनों को हमें लेना था, तो 20 से कटा दिए, 20 × 25 100, 20 9, और C की जगह -200 रख के कैलकुलेट कर लेना था। तो इसका आंसर -328 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 187 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि 500 केजी द्रव्यमान वाली एक कार में मौजूदा गतिज ऊर्जा 64 किलो जूल है, तो इसका चाल क्या होगा। देखिए यहाँ जो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी दिया गया है कितना, तो 64 किलो जूल दिया गया है। तो इसको जूल में बदल लेते हैं, क्योंकि गतिज ऊर्जा जो है कि हमेशा जूल में रहता है। तो किलो जूल को जब जूल में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, तो 1000 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका
64,000 जूल हो जाएगा। ठीक, ये जूल। और उसके बाद से हमें मास दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, m इज इक्वल टू कितना दिया है आपका, तो 500 kg दिया हुआ है, 500 kg। तो देखिए ke इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी, बहुत बार आप देखे होंगे, हाफ mv² होता है, हाफ mv²। हमें वेग पूछा हुआ है कि v कितना होगा, तब याद रख दीजिए, सिंपल सी बात हो गई, काइनेटिक एनर्जी कितना है आपका, तो 64,000 इज इक्वल टू 1/2, मास कितना दिया है आपका, तो 500 इंटू v² होगा। कटा दीजिए, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कटा, 5 से कटाएंगे तो ये देखिए 5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा ना। अब इधर गुणा कर लीजिए तो v² इज इक्वल टू 8 दूना 16, 4 दूना 8, 1 9, 1 मिनट सॉरी, यहाँ कितना गलत कटा देंगे, 5 एकम 5 6 हो जाएगा, तो यहाँ 5 दूना 10 हुआ ना, 5 दूना 10 और 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा और 2 दूना का 4, 1 5 हो जाएगा, 2 एकम 2 यानी कि 256। तो अब बताइए कि अगर भी निकालना होगा तो √256 यानी क्या होता है इसका वर्गमूल, तो 16 होता है, 16 मीटर पर सेकंड जो हो जाएगा इसका वेग हो जाएगा। तो ऑप्शन से देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। देखिए कितना सिंपल है, ये आपको तो बहुत बार आया होगा, पीछे आपको काइनेटिक एनर्जी बहुत बार आया होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। बस यहाँ ये ध्यान देना था ना कि काइनेटिक एनर्जी किलो जूल में था, तो किलो जूल को हमें जूल में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देना होगा, किलो को 1000 से गुणा कर लेंगे तो ये 64,000 जूल हो जाएगा, और 64,000 इक्वल टू हाफ mv²। कैलकुलेट कर ली कितना आ जा रहा है आपका, 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 188 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बोला है हमें कि 15 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। देखिए क्या होता है समानांतर क्रम में, जब भी हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। देखिए इसको आप डायरेक्ट एक तरीका याद कर सकते हैं कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 और बट्टा R1 प्लस R2 होता है। R1 प्लस R2 जब इसको जोड़ करके निकालेंगे, इसको ऊपर भेजेंगे, तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये R1 प्लस R2 ऊपर चल जाएगा, बट्टा में R1 R2 होगा, और उलट देंगे तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 बट्टा R1 प्लस R2, इसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए हम लोग का क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि प्रभावी प्रतिरोध जो है कितना पन्ना है, यहाँ पे प्रभावी प्रतिरोध हम लोग का 15 ओम है, यानी 15 इज इक्वल टू, एक तो इसमें R दिया है इंटू एक कितना ओम का दिया है, तो 20 ओम का दिया है, और बट्टा में R प्लस 20 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, R प्लस 20 इस पे रख के देखिए 5 3 15 और 5 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 चौके 20 हो जाएगा, तिरछा गुणा कर देंगे तो यहाँ से हम लोग का मिल जाएगा यहाँ पे कि 3R प्लस 60 इज इक्वल टू 4R हो जाएगा। अब ये इधर चला जाएगा यानी R इज इक्वल टू 60 ओम हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, जब भी समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाता है, जब श्रेणी में रहता है ना तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इससे डायरेक्ट ये फॉर्मूला निकलता है कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। यहाँ पे कितना ओम भी रहे तो हम आगे करते जाएंगे, तो इस पे रख लिए तो R इक्विवेलेंट 15 इज इक्वल टू R1 R दिया हुआ था, ये 20 दिया हुआ था, बटा R प्लस 20, इसको कैलकुलेट कर लिया, R का मान कितना आ रहा है 60 ओम आ रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 189 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। बोला हुआ है कि P प्रतिरोधकता, L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें दिया हुआ है, इस चीज को हम लोग सबसे पहले नोट कर लेते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 89 नंबर कह रहा है ना कि रो प्रतिरोधकता, ये जो प्रतिरोधकता है रो है, सबको नोट डाउन कर लिए हैं। उसके बाद से लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, समय t सेकेंड तक, आवेश Q प्रभावित किया जाता है, और विभवांतर V है। तो V के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है, इन सबको मिलाने के लिए कौन सा सूत्र कह रहा है सही है। देखिए एक बात आप पढ़े होंगे, जानते होंगे, नहीं जानते तो देखिए ध्यान दीजिए इधर कि ये अगर इसमें अगर हम लोग धारा प्रभावित करेंगे, जब धारा प्रभावित करेंगे तो इसका जो प्रतिरोध निकलता है ना R जो होता है इसके लंबाई का प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया का, ये R जो है एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नहीं 1/A हो जाता है। जब इन दोनों को मिलाते हैं ना तो R इज इक्वल टू रो
L बाई ए प्राप्त हो जाता है। ये इसका जो प्रतिरोध होगा ना R इज इक्वल टू रो इसका जो कांस्टेंट प्रतिरोध है, इसी को बोला जाता है क्या चीज, प्रतिरोधकता। तो रो इज इक्वल R इज इक्वल टू प्रतिरोध इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है। यानी कि ये लंबाई, जब भी इसमें प्रतिरोध की बात करेंगे तो ये लंबाई का प्रोपोर्शनल होता है और एरिया का जो ये क्षेत्रफल होता है ना, ये अनुप्रस्थ काट का जो यहाँ पे दिया हुआ है ना कि इसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों बात आपको पता होगा। अब एक चीज देखिए, एक फॉर्मूला और आप जानते होंगे कि V बराबर IR, V बराबर IR और Q बराबर IT होता है, Q बराबर IT। इन दोनों फॉर्मूला को भी हमें लाना है, इसमें अप्लाई करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे यहाँ R नहीं दिया, इसमें R को हटाना है। और उसके बाद देखिए इसमें क्या कहलाना है, L तो है ही यहाँ पे, एरिया भी है यहाँ पे, यानी कि हमें इसमें I लाना है, धारा भी यहाँ लाना है ना। देखिए धारा का, तो धारा को भी हटाना है, इसमें धारा भी नहीं रहना चाहिए, यानी Q लाना है, हमें Q लाना है, V लाना है, यानी कि V बराबर IR ये आपको पता होगा और Q बराबर IT। इस चीज को हमें अप्लाई करना है। तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ होता है ना कि V बराबर IR, तो R इज इक्वल टू कितना, इससे अगर निकालिएगा तो R इज इक्वल टू V बाई I हो जाएगा। तो अब यहाँ पुट कर लीजिए। देखिए इसको यहाँ हम करते हैं, R की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, V बाई I इज इक्वल टू रो, ये रो L बाई ए हो जाएगा। अब देखिए I को भी हमें हटाना है, इसमें I नहीं है तो I को यहां से हटा देंगे। यहां बराबर बताइए I बराबर क्या हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू Q बाई T हो जाएगा। तो यहाँ पुट कर लीजिए, I की जगह हम जब Q बाई T रखेंगे तो V और Q और बाटा में T रखेंगे तो ये किसके साथ चला जाएगा, V के साथ चला जाएगा, बराबर रो L बाई ए हो जाएगा। अब देखिए इसको तिरछा गुणा कर लीजिए और आपको मिल गया रिलेशन। जब तिरछा गुणा करेंगे तो ए बी टी इज इक्वल टू Q रो L, और यही रिलेशन हम लोग का इसमें होगा। जितना यहाँ चीज दिया गया है ना, सबका रिलेशन यही होता है, यानी ए वी टी इज इक्वल टू Q रो L हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, ए बी टी यानी कि VAT और Q रो L ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात को समझे होंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, फिर से एक बार समझ लीजिए कि इसका जो प्रतिरोध होता है वो इसके लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है और एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब दोनों को हम एक साथ मिलाते हैं ना तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए प्राप्त होता है हमें। और यहां से हमें ये भी पता है कि V बराबर IR होता है और Q बराबर IT होता है। ये सब इसलिए लिखे हैं ना कि R को हमें हटाना है, तो जब R को हटाएंगे तो V बाई I हो जाएगा। यहां रखिए V बाई I इज इक्वल टू रो L बाई ए। I को भी हटाना है तो Q इज इक्वल टू IT होता है। बहुत बारे फॉर्मूला लिखे होंगे, नहीं लिखे होंगे तो अभी नोट कर लीजिएगा, फॉर्मूला बहुत जरूरी है इसमें, ठीक, ये बात ध्यान रखना होगा। तो I इज इक्वल टू Q बाई T इसमें पुट कर लिए, हम लोग का क्या रिलेशन आ जा रहा है, ए वी टी इज इक्वल टू Q रो L हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी में दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ना, 90 नंबर 190 नंबर बोला हुआ है कि A4 सीट की छोटी भुजा और A3 सीट की लंबा भुजा का अनुपात क्या होगा। देखिए जो हम लोग कागज पेपर यूज करते हैं A4 साइज का यूज करते हैं, उसी में A3 A1 A0 ये सब होता है। A0 जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे ना ये बढ़ता जाएगा, नीचे जैसे जैसे आएंगे उसका जो है क्षेत्रफल एरिया घटता जाएगा। जैसे देखिए A0 का 841, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, कम से कम 4 तक तो याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछ भी दिया हुआ है। एक और हम तरीका बता देते हैं। देखिए A0 841 गुणे 1189, A1 क्या होता है 594 841। देखिए इसका जो है चौड़ाई, ये छोटा वाला भुजा मतलब चौड़ाई हो गया, तो इसका चौड़ाई इसका लंबाई बन जाता है, इसका चौड़ाई इसका लंबाई बन जाता है, इसका चौड़ाई इसका लंबाई बन जाता है, इसका चौड़ाई इसका लंबाई बन जाता है। तो ये किसी को याद रखना होगा, बाकी अपने मन से याद होता जाएगा। तो ये सब सीट का जो है यही साइज होता है। देखिए सीट हो गया A0 A1 A2 A3 A4, तो इन सबको याद कर लीजिएगा, एक याद करिएगा तो इसका चौड़ाई लंबाई बन जाएगा, चौड़ाई लंबाई बन जाएगा, चौड़ाई लंबाई बन जाएगा। तो हमें पूछा क्या है इसमें, देखिए पूछा है कि A4 सीट की छोटी भुजा, ये A4 सीट की छोटी भुजा मतलब 210 और अनुपात निकालना है A3 सीट की बड़ी भुजा, तो A3 सीट की बड़ी भुजा कितनी है 420, तो इसका रेशियो देखिए कटाएंगे तो 1:2 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया। वैसे भी अगर इन दोनों का रेशियो करेंगे ना तो देखिए लगभग 2 गुना, सब में 2 गुना होता जाएगा, किसी किसी में नहीं रहेगा। यहाँ देखिए 2 गुना है, यहाँ भी 2 गुना है, यहाँ 2 गुना से 1 ये अधिक हो जा रहा है, यहाँ 2 गुना से 1 अधिक हो रहा है, तो लगभग में 1:2 का ही रेशियो हमेशा निकलता है। याद करने का तरीका है, इसका चौड़ाई इसका लंबाई बन जाएगा, चौड़ाई लंबाई बन जाएगा, चौड़ाई लंबाई बन जाएगा। तो इस चीज को याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछ दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए 191 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि हमें डेसिमल को जो है बाइनरी में बदलना है। जैसे 413 है, इसे बोला है ना कि आप बाइनरी में बदलिए। देखिए बाइनरी वाला जो अगर मेरे मैथ्स के जाके यूट्यूब में देखिए, आपका जो प्ले लिस्ट है ना उसमें देखिए बाइनरी आपको पढ़ाए हुए हैं, बाइनरी, ऑक्टाडेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये सब पढ़ाए हुए हैं, जाकर वहां से सीख लीजिए। लेकिन यहाँ आपको बता देते हैं एक सबसे आसान तरीका बाइनरी में बदलने का, इसको 2 से भाग देते जाएंगे, इधर शेषफल लिखते जाएंगे। तो 2 दूनी के 4, 2 छह के 12, एक शेषफल बच गया, इधर शेषफल को लिखते जाना है। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6 हो जाएगा, यानी 0 शेषफल बचा। फिर 2 से भाग 2 5 10 और 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी कि 51 दूना 101 मिनट, हाँ ठीक है, 51 दूना 102 और एक शेषफल बच जाएगा। फिर 2 से भाग दीजिए तो 25 दूना 50, एक शेषफल बच जाएगा। फिर 2 से भाग दीजिए 12 दूना 24, एक 25 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, कब तक भाग देते रहेंगे आपको बता देते हैं। तो 2 6 के 12 और यहाँ 0 शेषफल बच जाएगा जब तक कि यहाँ 1 ना आ जाए। फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 6 और यहाँ 0 शेषफल हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 और यहाँ एक शेषफल बच जाएगा। देखिए अब यहाँ 1 आ गया ना, तो नीचे से ऊपर की ओर लिख दीजिए, यही बाइनरी रूप हो गया। तो नीचे से मतलब कि 1 1 2 0, फिर 3 1 यहाँ है, 3 1 है, फिर 0 1 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए कि इस ऑप्शन में दिया है 1 1 2 0, फिर 3 को 1, फिर 0 1, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। कभी भी अगर डेसिमल, ये दशमलव वाली संख्या को बाइनरी में बदलना है तो 2 से भाग देते हैं, और जब तक 1 नहीं आएगा तब तक भाग देते रहेंगे, और नीचे से ऊपर की ओर सजा देंगे, यही बाइनरी रूप हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 92 नंबर कि लेड की एक विशिष्ट धारिता 125 जूल पर ग्राम पर केल्विन है। यदि लेड के 250 ग्राम के एक टुकड़े द्वारा 50 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित किए जाने के बाद उसका तापमान 10 डिग्री बढ़ जाता है, तो इसकी ऊष्मा धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए ऊष्मा धारिता जो होता है ना, ऊष्मा, सबसे पहले तो यहाँ देखिए कि हमें क्या क्या दिया हुआ है और जरूरत क्या होता है। ऊष्मा धारिता इज इक्वल टू ऊष्मा में परिवर्तन बटा तापमान में परिवर्तन, इसको C से डिनोटेड किया जाता है। C इज इक्वल टू डेल्टा Q बटा डेल्टा T होता है। डेल्टा Q मतलब कि ऊष्मा में परिवर्तन और डेल्टा T मतलब तापमान में परिवर्तन। तो देखिए यहाँ डेल्टा Q इज इक्वल टू दिया हुआ है, कितना ऊष्मा में परिवर्तित होता है, तो 5 किलो जूल ऊष्मा में। 5 किलो जूल है, तो इसको जूल में बदलने के लिए अभी बताए थे आपको 1000 से गुणा करेंगे तो 5000 जूल हो जाएगा। और उसके बाद हमें तापमान कितना बढ़ जा रहा है, तो तापमान जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि यहाँ से डेल्टा टी जो है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस है। तो अब रख दीजिए यहाँ पे, सिंपल सी बात है। तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 5000 हो गया, और बट्टा डेल्टा टी इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 500 जूल पर केल्विन होता है। इसका जो मात्रक होता है ना ऊष्मा धारिता का, 500 जूल पर केल्विन होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ऊष्मा धारिता जब ऊष्मा में परिवर्तन, यानी ऊष्मा में परिवर्तन बटा तापमान में परिवर्तन होता है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। अगर ये नहीं याद रहा तो C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी, यानी ऊष्मा में कितना परिवर्तन हो रहा है और तापमान में कितना परिवर्तन हो रहा है। ऊपर में जो रहेगा ऊष्मा में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 5 किलो जूल को हम लोग जूल में बदल लिए तो 5000 हो गया, और डेल्टा टी इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो रख दीजिए यहाँ पे और कटा लीजिए, कितना आ रहा है 500 जूल पर केल्विन इसका मात्रक होता है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 193 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहे हैं हमें कि पानी में पूरी तरह से डुबोए जाने पर एक धातु के टुकड़े का आभासी द्रव्यमान 60 ग्राम प्राप्त होता है। आभासी द्रव्यमान कितना प्राप्त होता है, 60 ग्राम। यदि इस धातु के टुकड़े का अपेक्षित घनत्व 2.5 हो तो इसका वास्तविक द्रव्यमान क्या होगा ग्राम में। देखिए क्या होता है अपेक्षित घनत्व, द्रव्यमान से रिलेशन में क्या होता है, अपेक्षित घनत्व इज इक्वल टू वस्तु का वायु में भार, यानी कि ओरिजिनल भार, और बट्टा वस्तु के भार में कमी होता है। तो एक बात बताइए कि अगर हम उसका ओरिजिनल वेट अगर W मान लेते हैं तो ये जो वस्तु के भार में जो कमी होगा ना, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, तो W - 60 हो जाएगा, क्योंकि ये 60 प्राप्त हुआ है ना,
पहले का भार था W, अब 60 प्राप्त हुआ है ना, तो 60 इसमें से घटाएंगे तो ये वस्तु का भार में कमी निकल जाएगा। ठीक, तो अब रख लीजिए यहाँ पे, सिंपल सा हो गया। अपेक्षित घनत्व तो देखिए कितना है 2.5 इज इक्वल टू इसका ओरिजिनल भार W मान लिए, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा W माइनस 60 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि वस्तु के भार में आभासी कमी 60 प्राप्त हुआ है, पहले ओरिजिनल W था, W माइनस 60 हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो रहा है ना, तिरछा आप गुणा कर लीजिए कितना हो जाएगा, तो ये 2.5 W माइनस 25 छक्के 150 होता है ना, तो 150 हो जाएगा, इज इक्वल टू W हो जाएगा। इसको इधर करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो 1.5 W इज इक्वल टू 150 हो जाएगा। ये पॉइंट हटाएगा, इधर 0 होगा, 15 से कट जाएगा एक मर्त में, अर्थात जो 100 ग्राम होगा ना, 100 ग्राम उसका ओरिजिनल भार हो जाएगा, वायु में भार हो जाएगा। वास्तविक भार यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाइए, किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इसका भी ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि अपेक्षित घनत्व इज इक्वल टू वस्तु का वायु में भार या ओरिजिनल भार और बट्टा वस्तु के भार में आभासी कमी, और इस पे आराम से रह के हम लोग इसको कैलकुलेट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 194 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो बाइनरी संख्याओं 10, देखिए ये एक बाइनरी संख्या है 10010000 में से हमें घटाना कितना है, तो 111001, यानी कि इधर से लिख देते हैं 1001111, इसको हमें क्या करना है, घटाना है। देखिए इसको दो तरीका से घटा सकते हैं, एक तो आप डायरेक्ट घटा सकते हैं, और एक इसको दशमलव में बदल के घटा करके फिर उसे बाइनरी में बदलिएगा, तो वो थोड़ा सा टॉप हो जाएगा। डायरेक्ट भी घटा सकते हैं। देखिए डायरेक्ट कैसे घटाएंगे, इसको सीखिए। जैसे ये हार्सिल लेता है ना, इधर से हार्सिल लेता है तो 10 हार्सिल लेता है, तो हम लोग 10 को ना 2 लिखा जाता है। 10 के लिए बाइनरी में दशमलव में क्या लिखा जाता है, 2 लिखा जाता है। 10 जब हार्सिल लेगा तो इसको हम लोग क्या समझेंगे, 2 समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये इसको हार्सिल देगा 10, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फिर ये 2 में से एक यहाँ हार्सिल दे देगा, तो इसको 1 बचेगा। फिर यहाँ ये 1 हार्सिल दिया, इसका मतलब 10 हुआ, तो फिर यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ लास्ट में 1 आ जाएगा। ठीक, लास्ट में यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2। जब भी हार्सिल देंगे तो 10 का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। तो 10 का मतलब 2 हुआ, 2 में से एक ये हार्सिल दे दिया, तो फिर ये 10 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 1 बच गया। फिर वैसे ही ये सब देते जाता है, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया, कितना होगा, 1 होगा। अब ये देखिए 1 का 1 ही उतार दीजिए, फिर इस 1 को 1 ही उतार देंगे, 1 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो हार्सिल दे दिया था, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो फिर ये इधर से हार्सिल लेगा, तो ये 10 देगा, 10 का मतलब 2 मतलब ये 1 हो गया यहाँ पर, फिर यहाँ 1 हो गया, फिर यहाँ 2 में से 1 गया 1, और यहाँ 1 0 हो जाएगा, यहाँ भी 1 0, इधर सब अब 0 हो जाएगा। तो यही जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, 1011, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट भी आप घटा सकते हैं। डायरेक्ट घटाना है आपको क्या बताए, फिर से एक बार देखिए, सीख लीजिए थोड़ा सा। कभी भी ये हार्सिल देगा तो 10 का मतलब हम लोग क्या मानेंगे, 2। तो 2 यहाँ हुआ, तो फिर ये एक हार्सिल दे दिया, तो ये यहाँ 10, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 बच गया। फिर ये 1 दे दिया, तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया। ऐसे ही करके यहाँ 2 आ जा रहा है हार्सिल, और 2 में से 1 गया, 1 हो जाएगा। ये 1 में से 0 1, 1 में से 0 1, और ये 1 0 हो जाएगा। यहाँ कुछ भी नहीं बचा, ये हार्सिल दे दिया, तो यहाँ क्या है, 0 बचा हुआ है। तब फिर ये यहाँ से हार्सिल लेगा 10 का मतलब 2, तो फिर ये 1 बच जाएगा, ये इसको दे देगा, फिर यहाँ 2 आ गया, और 2 में से 1 गया, 1 हो जाएगा, और यहाँ 0 हो गया, 0 हो गया, यानी यही हम लोग का जो है रियल आंसर हो जाएगा। और नहीं तो फिर अब अगर आप इसको दशमलव में बदलना चाहते हैं, फिर दशमलव में बदल कर दोनों को घटाइएगा, तब भी वही आएगा। वैसे भी देख लीजिए, देखिए आपको बता देते हैं, ये तो आंसर हम लोग का निकल चुका है, क्या होगा, 1 होगा। देखिए अब दशमलव में भी कैसे आसानी से हम लोग बदलते हैं। जैसे देखिए कभी भी बाइनरी का मतलब हुआ 1 2 4 8 16 32 64 ऐसे होता है। ये कैसे आता है, तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, ये बाइनरी मतलब कि 2 के बेस में रखा जाता है। तो देखिए यहाँ जहाँ 0 है उसका मतलब इसमें यूज नहीं हुआ है, जहाँ अंक दिया होगा 1 वहाँ यूज हुआ है। तो यहाँ 0 है तो 1 2 4 8 का यूज नहीं हुआ है, डायरेक्ट 16 का यूज हुआ है। 32 64 128 का यूज हुआ है। जोड़ दीजिए, 8 6 14 का 4 हासिल 1 हो गया, फिर 2 1 3 1 4, यानी ये 144 हो गया। देखिए कितना जल्दी हम बदल लिए। बाइनरी में कैसे बदल लिए, तो देखिए
ये 1 2 4 8 16 32 64 ऐसे ज्यादा रहता है। 64 के बाद 128 हो जाएगा, तो 0 मतलब यूज नहीं हुआ है, तो 1 का यूज नहीं हुआ है, 2 का नहीं हुआ है, 4 का नहीं हुआ है, 8 का नहीं हुआ है, 16 का यूज हुआ है, 16 लिख दिए। 32 का नहीं हुआ है, 64 का नहीं हुआ है, 128 हुआ है, दोनों को जोड़ दिए कितना आ गया 144। इसको भी वैसे ही बदल लेंगे, 1 का यूज हुआ है, 2 4 8 का यूज हुआ है, 16 का यूज हुआ है, 32 का यूज हुआ है, 64 का यूज हुआ है। अब जोड़ दीजिए 64 32 96 96 और 16 कितना हो गया आपका, तो 112 8 20 और 1 121 हो गया, ये 121 हो गया। हमें घटा लेना है, तो घटाइए, 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। अब 23 को आपको बदलना अभी सिखाया है कि बाइनरी में बदलना है, तो 2 से भाग देंगे, 12 दूना 24 यानी 11 दूना 22 1 23 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 बचे 10 1 11 हो जाएगा। कब तक देते जाएंगे, जब तक यहाँ 1 नहीं हो जाए। फिर 2 से देंगे, 2 दूनी के 4 1 बच जाएगा। फिर यहाँ 2 से देंगे तो 2 एकम 2 यहाँ 0 हो जाएगा। अब नीचे से ऊपर की ओर लिख दीजिए, तो 1 0 1 1 1 यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे भी यही आ रहा है और डायरेक्ट भी बनाए थे तब भी यही आ रहा था। बदलने का सबसे आसान तरीका, जिसका यूज हुआ रहेगा उसका नंबर लिखेंगे और जोड़ देंगे, जिसका यूज हुआ है नंबर लिखे जोड़ दिए। इसका 144 आ रहा है, इसका 121 घटाना है 23, 23 को बाइनरी में बदल दिए, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आया था आपका, ए आया था। कोई दिक्कत इसमें, दोनों तरीका समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 95 नंबर कह रहा है कि लेड के संलयन की विशिष्ट ऊष्मा जो है 23 जूल पर ग्राम है। यदि लेड का एक टुकड़ा इसे हिमांक 273 डिग्री सेल्सियस पर जमने पर 2116 जूल ऊष्मा मुक्त करता है, तो टुकड़े का द्रव्यमान क्या होगा। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है ना, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T होता है, डेल्टा T। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। M मतलब मास हो गया, C मतलब ये गुप्त ऊष्मा जो ये आपका दिया हुआ है, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, और डेल्टा T मतलब तापमान। अब एक बात यहाँ पे देखिए ना कि हिमांक पे बात कर रहे हैं ना, तो ये डेल्टा T नियत रहेगा। हिमांक पे क्या रहेगा, डेल्टा T नियत रहेगा, कांस्टेंट। इसका मतलब इसके बदला हम 1 ले लेंगे, यानी कुछ भी नहीं लेंगे। गुणा करेंगे तो 1 का मतलब कुछ भी नहीं लेंगे। डेल्टा T जो होता है ना हिमांक पे क्या रहेगा, नियत रहेगा, इस बात को ध्यान रखना होगा। तो अब हमें M पूछा है, तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C हो जाएगा। तो Q मतलब तापमान देख लीजिए कितना दिया हुआ है, तापमान आपका 2116 जूल में ही दिया है, किलो जूल में रहता तब 1000 से गुणा करते, और बट्टा गुप्त ऊष्मा कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। तो 23 से आप इसको कटा लीजिए। देखिए 23 से कटाएंगे तो कितना मर्त में कट जाएगा, 23 6 दूना 12, 6 मर्त में कट रहा है क्या। अब देख लीजिए ना ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है ना, नहीं 9 दूना 18 हो जा रहा है ना, 9 दूना 18, 9 मर्त में करिए तो 9 दूना 18, 9 वाला ही होगा, यानी कितना 9 यानी 92 ही से कटेगा। देख लीजिए 23 गुणे 92 से कर लेते हैं, 3 दूना 6, 2 दूनी के 4, 29 27 का 7 2, 9 दूना 18 और 2 20 हो जाएगा। यहाँ कर लेते हैं 6 7 4 11 कर 1, देखिए यही आ जा रहा है, यानी कितना मर्त में कट रहा है, 92 आपका केजी हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो 92 केजी किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया। देखिए इसमें क्या ध्यान रखना था, ये फॉर्मूला तो ध्यान रखिएगा, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T होता है। डेल्टा T नियत रहता है हिमांक पे, तो इसको हम हटा देते हैं, कुछ भी नहीं लेंगे उसके बदले, यानी M इज इक्वल टू M मास पूछ रहा था, Q बाई C हो जाएगा। Q जूल में दिया था और C ये आपका C दिया हुआ है कि उस गुप्त ऊष्मा 23 जूल पर ग्राम दिया है, तो भाग दे दिए कितना आ जा रहा है, 92 केजी आ जा रहा है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 196 बोला है हमें कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 0.05 मोटाई वाले एक सोने के सिक्के का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात कीजिए। सोने का घनत्व दिया हुआ है, देखिए घनत्व दिया हुआ है, यानी जो सिक्का होता है ना, सिक्का ये कैसा रहता है, तो बेलनाकार रहता है, बेलनाकार। तो इसका त्रिज्या देखिए दिया हुआ है हम लोग का 2 सेंटीमीटर, ये इसका रेडियस दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ऊंचाई हाइट कितना दिया हुआ है इसका, तो हाइट दिया हुआ है 0.05 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, तो अब इसका घनत्व दिया हुआ है 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर की हुई, यानी कि सबसे पहले तो इसका आयतन निकालिए। तो V इज इक्वल टू बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² होता है। तो अब इसमें अगर घनत्व से गुणा कर लेंगे ना, तो डायरेक्ट इसका क्या निकल जाएगा, वेट निकल जाएगा। द्रव्यमान निकालने के लिए, ये द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, द्रव्यमान निकालने के लिए डायरेक्ट हम लोग घनत्व से गुणा कर लेंगे। तो पहले इसको देखिए, ये 22/7 गुणे त्रिज्या कितना है 2, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, गुणे ऊंचाई कितना है 0.05, और घनत्व से डायरेक्ट गुणा कर लीजिए। घनत्व कितना है 19.3 जो है घनत्व है, तो इसे गुणा कर लेंगे, डायरेक्ट हम लोग का द्रव्यमान निकल जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं ना, इसको हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा, इसको हटाएंगे नीचे एक और 0 हो जाएगा। अब कटा दीजिए आप,
तो इसको 10 ही लिख देते हैं ना, 10 ही, एक हटाएंगे तो 5 दूना 10, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ठीक, अब नहीं कटेगा ना, नीचे 7 है, 7 से कट जा रहा है क्या, 7 दूना 14, 15 16 नहीं कट रहा है। यानी कि आप क्या करिए ना कि 193 में 22 दूना 44 से गुणा कर लीजिए। तो 4 3 12 कर 2 हार्सिल 1, 9 चौके 36, 1 37 का 7, हार्सिल 3 हो जाएगा, 4 एकम 4 3 7, यानी 7 7 2 आ रहा है। तो 2 7 2 9 और 7 7 14 का 4 हार्सिल 1, यानी 84 92 आ जा रहा है ऊपर। अच्छा, 84 92 को 7 से गुणा करके 2 स्थान, 7 से भाग दे देते हैं ना इसको, 7 से भाग दे करके, और 100 का मतलब कि 2 स्थान पॉइंट खिसका लेंगे। तो देखिए 7 से पहले इसको भाग दे दीजिए, 7 एकम 7, 1 8 बचा, 7 दूना 14 हो गया, फिर 7 एकम 7 हो जाएगा, और 7 8 9 बचा, 7 त्रिके 21 हो गया। जब 100 से भाग देंगे ना तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 12.13 ग्राम हो जाएगा। तो देख लीजिए, ऑप्शन से मिला लीजिए, 3 को हटा दिया है, यानी कि इसका आंसर 12.1 ग्राम जो है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो 12.1 ग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बात समझ गए होंगे आप, नहीं समझे तो एक बार और समझिए। ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। हमें क्या बोला ना कि इसका जो है घनत्व द्रव्यमान निकालना है। ठीक, द्रव्यमान निकालना है, तो पहले इसका आयतन निकाले, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये बेलनाकार सिक्का रहता है, तो इससे जो है ये आयतन हमारा निकल गया। अब द्रव्यमान निकालना है, तो इसके घनत्व से डेंसिटी से गुणा कर दिए और इसको कैलकुलेशन कर लिए, 12.13 आ रहा था, तो ऑप्शन में केवल 12.1 ग्राम ही दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग कह रहे हैं ना कि 197 नंबर की एक समान मीटर पैमाने स्केल का वजन 75 ग्राम है और इसे 50 सेंटीमीटर के निशान पर टिका है। देखिए एक स्केल है, ये एक स्केल हो गया, ठीक, और इसे हम 50 सेंटीमीटर के निशान पर टिकाए हुए हैं। ये जो निशान है ना, ये कितना है, तो 50 सेंटीमीटर है और इसे हम इस पर टिकाए हुए हैं। ठीक, अब कह रहा है कि 40 ग्राम के एक द्रव्यमान को 20 सेंटीमीटर के निशान पर रखा जाता है। अब 50 है तो 20 इससे पीछे होगा, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 20 है, तो इस 20 सेंटीमीटर के निशान पर एक 40 ग्राम के वस्तु को हम लोग टिका रहे हैं। ठीक, 40 ग्राम के वस्तु को। उसके बाद कह रहा है कि 50 ग्राम के एक और वस्तु को 90 सेंटीमीटर, तो 90 सेंटीमीटर इससे आगे होगा, 50 40 90, यहाँ आ जाएगा। ये 90 सेंटीमीटर के निशान पे हम एक कितना ग्राम को, तो 50 ग्राम के वस्तु को टिका रहे हैं। ठीक, तो अब बोला है कि 20 ग्राम के एक अन्य वस्तु को कहां पे रखा जाए कि पैमाना स्केल संतुलन रहे। तो हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हैं। मान लीजिए ये इधर कि 1 सेंटीमीटर पे रख रहे हैं, 1 सेंटीमीटर पे रख रहे हैं, कितना ग्राम को, 20 ग्राम को रख रहे हैं। ठीक, तो अब थोड़ा सा एक बात समझिएगा कि यहां से हम सबका डिस्टेंस में इस केंद्र से लेंगे, जहां से टिका है ना वहीं से लेंगे। तो ये 90 सेंटीमीटर यहां से है, तो ये 50 सेंटीमीटर से आगे ये कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका जो डिस्टेंस निकलेगा 40 कैसे निकला, तो ये टोटल 90 में से 50 निकाल दिए, तो यहां से इसका डिस्टेंस निकल गया कितना, 40 हो गया। अब इस केंद्र से ये 20 सेंटीमीटर का जब डिस्टेंस निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कैसे 30 हो गया, तो यहां तक 20 है, ये 30 हो जाएगा, 50 में से इस 20 को हटाएंगे तो 30 हो जाएगा। अब ये 1 सेंटीमीटर है, तो यहां से निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 50 माइनस x हो जाएगा। 50 में से हमें घटा लेना होगा, क्योंकि इधर x है तो इधर 50 माइनस x हो जाएगा। यानी सबका दूरी हम यहां से निकाल लिए कि ये 40 हो जा रहा है, ये इधर 30 हो जा रहा है, और ये x माइनस 50 माइनस x हो जा रहा है। ठीक, तो अब एक लीवर का थ्योरम क्या कहता है, लीवर का सिद्धांत कहता है, लीवर का सिद्धांत आपका कहता है कि वामावर्त आघूर्ण इज इक्वल टू दक्षिणावर्त आघूर्ण होता है। देखिए ये लीवर का सिद्धांत क्या कहता है कि वामावर्त आघूर्ण इज इक्वल टू दक्षिणावर्त आघूर्ण, तभी जाकर के ना संतुलन रहेगा। हमें बोला है कि स्केल को संतुलित रखना है, आघूर्ण होता है। ठीक, ये बात क्लियर समझ गए कि लीवर का सिद्धांत करता है कि वामावर्त आघूर्ण इज इक्वल टू दक्षिणावर्त आघूर्ण होता है। तो ये क्या होता है, आघूर्ण जब भी निकालेंगे तो जैसे देखिए 20 ग्राम वाले को हम लोग कहाँ रखें, 50 माइनस एक्स, यानी कि 20 इंटू 50 माइनस एक्स हो गया, ये आघूर्ण हो गया, प्लस और 40 ग्राम वाले को कितना दूरी पे रखें, 30, तो ये 40 गुणे 30 हो जाएगा। ठीक,
और ये दक्षिणावर्त यानी दाहिने वाला और बाएं वाला दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे 50 ग्राम वाले को 40 सेंटीमीटर पे रखे थे, तो 50 गुणे 40 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1000 माइनस 20x प्लस 1200 इज इक्वल टू 2000 हो जाएगा। अब इधर उधर कर लीजिए, x वाला को उधर लेके चले जा रहे हैं, यानी 20x इज इक्वल टू, ये दोनों 2200 में से 2000 घटेगा तो 200 हो जाएगा, ये कट जा रहा है। यानी कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हम रखेंगे 20 ग्राम वाले को तो संतुलन में रहेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। बस समझना क्या था, यहाँ पे टिकाएं हैं तो सबका डिस्टेंस यहीं से लेंगे, तो 90 सेंटीमीटर यहाँ से था तो यहाँ से 40 हो जाएगा, 50 घटा दिए। अब ये जो है 20 सेंटीमीटर यहाँ से था तो 50 में से 20 घटाए तो 30 हो गया, और ये 1 सेंटीमीटर यहाँ से था तो 50 में से x घटाए तो 50 माइनस x यहाँ से हो गया। अब लीवर का सिद्धांत कहता है कि वामावर्त आघूर्ण इज इक्वल टू दक्षिणावर्त आघूर्ण, तो आघूर्ण इज इक्वल टू इसका द्रव्यमान और गुणे दूरी, द्रव्यमान गुणे दूरी कर लिए, यहाँ भी द्रव्यमान गुणे दूरी कर लिए, यहाँ भी द्रव्यमान, दोनों को LHS जो होगा RHS के बराबर होगा, तो बराबर करके निकाले। x का वैल्यू कितना आ रहा है? 10 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन जो हम लोग का 198 नंबर का है कि दो प्रतिरोध 10 ओम और 15 ओम को समानांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। देखिए 10 ओम और 15 ओम को समानांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, और उसके बाद और इस संयोजन को 24 ओम के प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, और 12 वोल्ट के एक बैटरी से भी जोड़ रहे हैं, 12 वोल्ट के बैटरी से भी जोड़ रहे हैं, तो 15 ओम वाले प्रतिरोध में धारा कितना प्रभावित होगा? ये 15 ओम वाले प्रतिरोध में इसमें पूछ रहा है कितना धारा जाएगा। ठीक, ऐसे धारा प्रभावित हो रहा है प्लस की ओर से, ऐसे धारा प्रभावित हो रहा है, तो ये 15 ओम की ओर से कितना धारा जाएगा? तो सबसे पहले देखिए आप R इक्विवेलेंट निकालिए। इन तीनों से आप क्या करिए ना कि R इक्विवेलेंट निकालिए डायरेक्ट। देखिए ये समानांतर क्रम में अभी आपको बताए थे, समानांतर क्रम में एक बार गुणा कर देंगे, यानी 10 गुणे 15 और बट्टा दोनों को जोड़ दीजिए तो 15 10 25 हो जाएगा, और प्लस श्रेणी क्रम में 24 से 23 के साथ जुड़ जाएगा, डायरेक्ट R इक्विवेलेंट निकल जाएगा। आप समझे कि नहीं? अगर श्रेणी क्रम में रहता है तो R1 इंटू R2 बट्टा R1 प्लस R2 अभी आपको बताए थे, और प्लस ये श्रेणी क्रम में है तो ऐसे ही सिंपल जुड़ जाएगा। अब देखिए ये 5 5 25 हो जाएगा, 5 3 15, 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि 24 6 30 ओम निकल गया आपका। R इक्विवेलेंट 30 ओम हो गया, तो धारा बराबर क्या होता है? I इज इक्वल टू V बाई R हो जाएगा। तो रख दीजिए V कितना है? 12 और बट्टा 30 निकला है, तो 6 दूना 12, 6 5 30, यानी कितना हो जा रहा है? 5 चौका 0.4 एम्पियर का धारा जो है इससे प्रभावित हो रहा है। यहां से प्रवाहित हो रहा है कितना? तो 0.4 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है। तो अब हमें बोला है ना कि इससे कितना जाएगा, पार्टिकुलर 15 ओम से। तो देखिए जिससे पूछा जाए ना, डायरेक्ट हमें पूछ रहा है कि 15 ओम वाले प्रतिरोध से कितना धारा जाएगा, तो धारा इज इक्वल टू जिससे पूछा जाए उसको छोड़ करके, यानी 10 बटा टोटल, यानी कि 15 10 कितना हो गया? 25। केवल इस सर्किट का, इस जो है इसका लेना है, सर्किट का लेना है, तो ये कितना हो गया आपका? 15 10 25, और गुणे कितना एम्पियर का धारा यहां से जा रहा है? तो 0.4 एम्पियर का जा रहा है। इसको कैलकुलेशन कर दीजिए। देखिए ये कितना हो जाएगा आपका? तो 5 दूना 10, 5 5 25 हो जाएगा, और यहाँ 5 8 40, यानी 0.08 हो जाएगा ना, 5 8 40 यानी 0.08, तो 8 दूना 16 यानी कि 0.16 एम्पियर का धारा बहेगा किससे? 15 ओम वाले प्रतिरोध से। तो ऑप्शन से देख लीजिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ लिए होंगे। देखिए सबसे पहले हम R इक्विवेलेंट निकाले, ये दोनों समानांतर था, तो R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो प्लस ये श्रेणी में था तो इसके साथ जोड़ दिए, 30 ओम आ रहा है, तो 30 ओम आ रहा है, तो V बराबर IR यानी I बराबर V बाई R से निकाले तो कितना एम्पियर का धारा भरा है? 0.4 एम्पियर। तो हमें पूछा है 15 वाला, तो जिसका पूछे उसका ऑपोजिट रखिएगा, नीचे कुल, इस सर्किट का कुल रखे तो 25, सिंपल जोड़ देना इसको, और गुणे कितना धारा भरा था? 4। अगर यही पूछता 10 ओम वाला, तो अगर 10 ओम वाला पूछा जाता तो देखिए क्या हो जाता, यहाँ लिख देते हैं 10 ओम वाला अगर पूछा जाता तो इसको ऊपर लेना है, 15 ऊपर लेना है, नीचे 25 लेना है, और गुणे कितना हो जाएगा आपका? 0.4 हो जाएगा। 5 3 15, 5 5 25, 5 8 40 यानी 0.08 हो जाएगा, 8 3 24 यानी 0.24 एम्पियर का धारा प्रवाहित होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। जो भी इसमें पूछा जाए हमारा आंसर हो जाएगा 0.16 होगा, क्योंकि हमें 15 ओम वाला पूछा है। अगर 10 ओम वाला पूछा जाता तो 15 ऊपर बटा 25 गुणे 0.4 कर लेते। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? ऐसा बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए 99 नंबर हमें कह रहा है कि किस प्रकार की पेंसिल के लीड में सबसे कठोरता पाई जाती है। देखिए इसमें जो लिखा है ना 9H वाले पेंसिल में ना सबसे ज्यादा कठोरता रहेगा, जो इसमें से लिखा है यानी कि ऑप्शन से देखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। H मतलब हार्ड होता है, तो 9H वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत प्रकार की पेंसिल होती है, सबसे कठोरता इसमें कौन हो जाएगा, 9H वाला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 200 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कोई वस्तु अपने विरामा अवस्था 0 मीटर से t बराबर 0 समय जो है 0 दिया है 0 सेकेंड से चलना शुरू करता है, तो x अक्ष के पास 3, देखिए ये x अक्ष पे चलना शुरू कर रहा है 0 से, और कह रहा है कि किस त्वरण से चल रहा है, तो a बराबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से चल रहा है। तो दूसरे सेकंड और चौथे सेकंड के बीच के अवधि में इसका औसत वेग निकालना है। दूसरे सेकंड और चौथे सेकंड के बीच में इसका जो है औसत वेग निकालना है। देखिए ध्यान दीजिए, आप जब ये प्रारंभ से चलना शुरू कर रहा है तो u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एक बात आप पढ़े होंगे कि v हमें निकालना होगा, यहाँ पे v1 निकाल लेते हैं, यहाँ 2 सेकेंड वाला पर, तो v1 इज इक्वल टू u प्लस 80 होता है। ये बात आप पढ़े होंगे कि v बराबर u प्लस 80, तो u 0 हो जाएगा यहाँ पे 0 प्लस a का तो 3 है और गुणा t1 कितना है 2, यानी कि 3 दूना 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। यहाँ पे चाल कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। अब 4 सेकेंड वाला पे निकाल लेते हैं, तो v2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 ही होगा, u इज इक्वल टू 0 आपका 0 से ही शुरू कर रहा है, जो स्थिर अवस्था से जब भी शुरू करता है तो u 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा प्लस 80, ए मतलब 3 हो जाएगा, 3 ही रहेगा, t मतलब यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4 × 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो औसत वेग बराबर हो जाएगा यहाँ से औसत वेग इज इक्वल टू v1 प्लस v2/2 हो जाएगा। तो रख लीजिए, यानी कि 12 6 18, 18 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाते हैं तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे। v बराबर u प्लस 80 से v1 यहाँ पे निकाल लिए तो 0 u है, 3 दूना 6 हो जा रहा है, v2 यहाँ पे निकाल लिए तो 0 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। औसत वेग v1 प्लस v2 यानी कि 12 6 18/2 यानी कि 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग आज बस इसमें 20 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन तक रहने देते हैं कि 200 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए। अब आपका जैसे एक एक वीडियो डेली इसमें सोचेंगे कि एक एक वीडियो आपको दे दे, ठीक, क्योंकि एग्जाम आपका नजदीक आ रहा है। ग्रुप डी के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका न्यूमेरिकल का। ग्रुप डी वाले में हमेशा 2-3 न्यूमेरिकल डाल देता है, तो पता नहीं कब आपका एग्जाम पड़े, कौन से सेट में रहे, आपका आ जाए। तो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूला सब रटिए। फॉर्मूला के अलावा जो है न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है। फॉर्मूला है तो आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, फॉर्मूला नहीं है फिर दिक्कत होगा। तो इसके लिए आप एक इसका कॉपी बना लीजिए, और पीछे का हम जो है 185 नंबर क्वेश्चन तक करा चुके थे। आज हम लोग 15 क्वेश्चन इस वीडियो में किए। तो चलिए ऐसे ही 10-10 या 15-15 क्वेश्चन का वीडियो जो है डेली कोशिश करेंगे कि आपको मिलता रहे। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा आपका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी जो है सफलता अपना प्राप्त करें, जॉब प्राप्त करें, और जल्दी से जल्दी सफल हो आप। ठीक, चलिए ओके, बाय, टेक केयर।